सारे जो फेस्टिवल सीज़न था और फेस्टिवल्स लगातार थे वो अच्छे गए हों। तो अब हम पढ़ाई थोड़ा कर लेते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का जो आपका पेपर है उसका 25 यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज सोसाइटी क्या होता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 24 चैप्टर जो आपका है या यूनिट 24 जो है। 25 में हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगी प्लीज़ दोनों वीडियोस पहले 24 फिर 25 देखिए। 24 में आपको सारा कुछ नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, इसके अलग डेफिनेशंस क्या है वो समझाया गया है। यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म पे फोकस करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत टाइम वेस्ट करूँ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी समझाने में, वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म क्या है इसके अराउंड ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारा एक्चुअली कन्फ्यूज़न है कि हम एक्चुअली किसको नॉलेज सोसाइटी कहें और क्या जो हम प्रेजेंट जिस सोसाइटी में हैं वो नॉलेज सोसाइटी है या हम नॉलेज के कुछ पोस्ट वाले एरिया में जा रहे हैं या कुछ ऐसा है कि हम किसी डिफरेंट सोसाइटी में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्लेन कर पाना कि हम नॉलेज सोसाइटी किसको कहें। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जो नॉलेज सोसाइटी है या इंफॉर्मेशन सोसाइटी है या नॉलेज इकोनॉमी है, इन तीन शब्दों को हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि ये नॉलेज सोसाइटी है, कभी बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है, कभी नॉलेज इकोनॉमी है जहाँ पे आपके ज्ञान से इकोनॉमी है। मतलब मोस्टली लोग आप देखते होंगे कि लाइक पढ़े लिखे लोग पढ़ा के लाइक ऑनलाइन अर्न कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन जो उनका कोडिंग वगैरह का नॉलेज है उसके थ्रू अर्न कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकॉनमी हो गई है, मैनुअल लेबर की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी डिफ़िकल्टी है डिफ़ाइन करने के लिए नॉलेज सोसाइटी में कि जो ये कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको सिर्फ हम एज अ कॉन्सेप्ट नॉलेज देखें और एज अ नॉलेज सोसाइटी देखें। मतलब नॉलेज आप जानते हैं एजुकेशन या ज्ञान किसी प्रकार का, और नॉलेज सोसाइटी जहाँ पे हर कोई ज्ञानी है। तो क्या सच में सब ज्ञानी है? इस टाइप की चीज़ें इसको एक्सप्लेन करने में आती है बिकॉज अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। सिंपली अगर हम बात करें तो नॉलेज सोसाइटी का मतलब इस तरीके की सोसाइटी या इस तरीके की हम समाज की बात करते हैं जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। मतलब आपकी लर्निंग रुकेगी नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आप प्रोफेसर बनते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि अपने प्रोफेसर्स का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे आपने यूपीएससी क्लियर की तो क्लियर करने के बाद ख़त्म, पढ़ना लिखना बंद। नहीं, आपको कुछ भी करना होगा, कुछ भी आपको मतलब कोई भी योजना आई उसको इम्प्लीमेंट करना होगा जाके, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो एक आइडिया है प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन की बात करें ऐसा नहीं हो, मतलब बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तो हायर एजुकेशन को नॉलेज सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो अब ये भी बिलीव किया जाता है कि नॉलेज सोसाइटी में ऐसा होगा कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी आ जाएगी जहाँ पे इक्वालिटी हो, मतलब सब लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हों, ऑलमोस्ट इक्वल सिचुएशन हो। बट क्या ऐसा हो रहा है सच में? अगेन एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब स्टडी करने जाते हैं फील्ड में तो हमें पता चलता है कि डिजिटल डिवाइड है। अब डिजिटल डिवाइड आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि कोई इंसान होगा जिसके घर पे वाईफाई, कंप्यूटर, हर प्रकार की चीज़ें होंगी, और कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसके पास नॉर्मल एकदम बेसिक इंटरनेट तक पहुंच नहीं होगी। इंडिया में कहना अब थोड़ा मतलब वो हो गया है कि बहुत सारे लोगों की पहुंच है इंटरनेट तक, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी हद तक हमारी कंट्री में सस्ता है। लेकिन ये कहना कि 100% लोगों के पास इंटरनेट है और वो लोग इंटरनेट पे जाके जो मर्जी देखना है, पढ़ना है, करना है वो कर सकते हैं, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है। और एक और हम आइडिया रखते हैं नॉलेज सोसाइटी से कि नॉलेज जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी समाज में। मतलब हम जब बात करते हैं नॉलेज सोसाइटी की तो हम पॉजिटिव वे में बहुत बात करते हैं कि समाज में बदलाव आएगा। लेकिन फिर हम फील्ड वर्क में जा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बार बार सिस्टम क्रैश हो रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के बैंक से पैसे गायब हो गए, सिस्टम हैक हो गया, या आप कहीं बैंक में गए तो बोलेंगे कि वो काम नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली शायद व्हाट्सएप भी वर्क करना बंद कर दिया था कुछ देर के लिए। इस टाइप का चीज़ें भी हो रही हैं। उसके बाद ये सिनेरियोज हो रही हैं कि सर्टन जॉब्स ही बचे हैं। मतलब आप मान लीजिए कि मैनुअल लेबर है, फैक्ट्री में कोई हाथ से काम करते हैं, तो मशीनों के आने की वजह से आपका जो जॉब है वो भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
बहुत ज़्यादा मतलब वर्क का प्रेशर, लाइफ़स्टाइल का प्रेशर। अब इंसान को एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है, भई हम ऐसे ही रहेंगे, कार होनी ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें दिखा रही हैं कि ये नॉलेज सोसाइटी का कहीं न कहीं नॉलेज फेलियर है या तो ये हमें नॉलेज सोसाइटी के एक नेगेटिव पार्ट भी दिखा रहा है कि सिर्फ़ पॉज़िटिव नहीं है नॉलेज सोसाइटी में, ठीक है? उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है नॉलेज सोसाइटी में कि चलिए अभी तो हम मतलब डेवलपमेंट के फेज़ में है। कुछ डेवलप्ड जगह या जब हम उससे भी आगे निकल जाएँगे, तो क्या हमारे पास ऑप्शन या स्कोप रहेगा कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए धीरे-धीरे सोसाइटी जितनी हमारी डिजिटलाइज़ हो जाएगी, सब कुछ डिजिटली होगा, तो बहुत सारे ऐसे वर्क है जिनका स्कोप ना के बराबर रहेगा, ठीक है? और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हमारे मम्मी-पापा भी जनरली बोलते हैं और बहुत सारी जगह पे आपने डिस्कशन भी सुना होगा कि इंटरनेट की वजह से हम लोग का सोचने समझने की शक्ति जो है या हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या हमारा इवन कंसंट्रेशन जो फोकस होता है वो भी कम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि 15 सेकंड का, 30 सेकंड का या 1 मिनट का शॉर्ट्स आता है, हम उतने में ही बोर हो जाते हैं। और पहले हम मतलब नेशनल टीवी किसी ने देखी हो या केबल वाली टीवी भी देखी हो, तो हम लोग ऐड देखते थे, फिर शो देखते थे, फिर ऐड। अगर हम शो देखने लगे तो हम स्किप करके देखने लगे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का बिलीव है, कुछ एक ऐसे व्यू भी आता है सामने कि ये जो फ़ास्ट पेस्ड दुनिया है या इंटरनेट बेस्ड या नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, वो कहीं न कहीं हमारी सोचने समझने की या क्रिटिकल जो एबिलिटीज़ हैं, उनको कम कर रही है और इसको हम रोक भी नहीं सकते। सबसे बड़ी डर की बात तो यही है। आप देख रहे होंगे कि एल्गोरिदम कितना खतरनाक है। बहुत रेयर होगा अगर आप यूट्यूब चलाते होंगे, तो हमेशा आपके में एजुकेशन की वीडियोज़ आते रहें। आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग आपके होम पेज पे दिख जाएगा। तो एक्चुअली कुछ पूछ भी रहे थे लोग कि कैसे इस चीज़ को लाइक कंट्रोल करें, किस तरीके की चीज़ें। तो आप कोशिश करिए कि आपको जब भी यूट्यूब पे जाए तो सर्च करके देखिए, ठीक है? होम पेज पे जो आ रहा है उसको क्लिक ना करें, तो ये तरीका थोड़ा हो सकता है हेल्पफुल कि आप बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें देख रहे हो बैठ के एंटरटेनमेंट वाली। अब जो भी हम एक क्रिटिकल डिस्कोर्सेस या बेसिकली हम एक तरीके का आइडियाज़ देख लेते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स स्पेशली फोको की ये स्टडी है कि ये क्या कहते हैं कि इंटरनेट या वेब बेस्ड सोसाइटी के बारे में या वेब बेस्ड जो हम समाज है जहाँ पे इंटरनेट वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। तो फूको ने ज़्यादातर अपना काम जो किया है वो नॉलेज एंड पावर पे किया है कि किस तरीके से नॉलेज और पावर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए जिनके पास पावर होता है वो अल्टीमेटली नॉलेज को प्रभावित करते हैं। अगर आप पेपर पढ़ेंगे या नेक्स्ट ईयर, तो एजुकेशन का आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी में, उसमें आप बहुत कुछ डिस्कस करेंगे किस तरीके से जिसके पास पावरफुल है वो नॉलेज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकता है। यानी उसकी जो नॉलेज होगी ना वो आपको रियल लगेगी। मतलब आजकल आप खुद एक जर्नल बात देखिए कि आप टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं या आप अपने फ़ोन पे पढ़ते हैं और तो कौन पब्लिश करता है? ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई पब्लिश कर रहा है। जिसके पास पावर है, जिसके पास पहुँच है, वही लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो उसमें से क्या सच है, क्या रियल नॉलेज है, क्या फेक नॉलेज है, हमें बता पाना मुश्किल है। ज़्यादातर इनकी स्टडी यही नॉलेज एंड पावर से रिलेटेड है। तो ये सिंपली कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास पावर होगा और जिसके पास पावर होगा ऑटोमेटिकली उसके पास नॉलेज होगा, ठीक है? कनेक्शंस की अगर बात करें तो अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे मैं एक दूसरा एग्जांपल्स आगे वीडियोस में दे दूंगी। ये 4 डिस्कोर्सेस की बात करते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड नॉलेज ट्रांसमिशन में हेल्प करती है एंड ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज है। एक है टेक्नो यूटोपनिज्म, एक है टेक्नो साइनिसिज्म, एक है टेक्नो जेलट्री एंड एक है टेक्नो स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है? आप अगर वर्ड्स को भी देखेंगे ना आपको बहुत अच्छे से यूटोपिया आपको पता है किस चीज़ के बारे में बात किया था, ऐसा समाज या ऐसा चीज़ जो काल्पनिक है वो उतना रियल नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से अभी हम चारों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम यूटोपिया से ही शुरू करते हैं। तो देखिए तो यूटोपियन सोसाइटी ये क्या है? तो टेक्नो यूटोपियंस जो लोग होते हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है? जो इस प्रकार के लोग होते हैं क्योंकि जैसे कि यूटोपिया का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो रियल में उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा काल्पनिक लगता है उसको प्राप्त कर पाना। तो ये जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि जो वेब है या इंटरनेट है वो कहीं ना कहीं समाज में एजुकेशन जो है उसको सब तक पहुंचा रहा है, उसका प्रसार कर रहा है। इंटरनेट के आने की वजह से एजुकेशन जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं सारा मतलब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो गई है नॉलेज की।
कि कोई भी पढ़ सकता है। आप गए यूट्यूब पे सर्च किया, वीडियोज़ आपको मिल गई, आप कुछ भी घर बैठे-बैठे सीख सकते हैं। वो चाहे गिटार बजाना हो, खाना पकाना हो, या कोडिंग हो, या कोई भी चीज़ हो, ऑपरेशन करना भी बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, प्लीज़ करिएगा मत। बट इतना कुछ आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, ठीक है। और मतलब बेसिकली इनका, क्योंकि जब यूटोपिया की बात हो रही है तो मानिएगा ना, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव बातें करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेट की वजह से जो है वो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं अपने बैरियर्स को तोड़ के, पहले क्या था कि आप अगर स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, आपके पास टीचर आ रहे हैं, आपके पास उतने पढ़े लिखे टीचर्स, बुक्स, ये वो हैं, तभी आपका एजुकेशन तक एक्सेस होगा या आप पढ़ाई कर पाएंगे। आज के टाइम पे तो बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बाकी तो यूट्यूब सब कर ही देगा, गूगल बाकी कर देगा, ठीक है। एंड आज के टाइम पे सब कुछ ये सब इजीली मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स जब इजीली मिलेगा तो रिजल्ट क्या होगा, इक्वालिटी आएगी समाज में, ठीक है। और ऐसी चीजें जो पहले हार्ड टू रीच थी, मतलब मान लीजिए कि कुछ टाइप के एजुकेशन जो थे वो एक्सक्लूसिव थे, हर कोई उसके बारे में नहीं पढ़ सकता था। आज लिटरली आपको कोई बीमारी हुआ, गूगल पे आपने सर्च किया, अच्छा अच्छा ये रीजन है, अब प्लीज ट्रस्ट मत करना शुरू कर दीजिएगा, बट इंसान ओवरऑल जान जाता है, ठीक है। उसका पैराडाइम जो है वो शिफ्ट हो रहा है लर्निंग का, एजुकेशन का। अब मतलब जो हायर डिग्री ऑफ इंटरैक्शन भी शुरू हो गया है। एजुकेशन का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ईजी हो गया है एक्सेस, उसके बाद इंटरैक्शन भी बढ़ रहा है, एंड लर्नर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उसके बाद कोलैबोरेशंस वगैरह हो रहे हैं, लर्निंग की, टीम्स की, कोऑपरेशंस की, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आज के टाइम पे, मैं ऐसा एग्जांपल्स देती हूँ जो इजी हो। मतलब जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज, गवर्नमेंट की अलग अलग इनिशिएटिव्स वगैरह मिलके काम कर रही है कि चीज़ें बेटर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि जो प्रोग्रेस है किसी भी समाज में, प्रोग्रेस या किसी भी समाज में जो विकास होगा वो टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से आसान हो पाएगा। मतलब बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है समाज में बहुत बदलाव ला देगी, ठीक है। लेकिन अब हम अगर बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो जो ये टेक्नो यूटोपियंस लोग हैं, जो ये टेक्नोलॉजी यूटोपियंस है, ये बिलीव करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजीज आ रही, तकनीक्स आ रही हैं, वो ये देखना भूल जा रहे हैं कि समाज में कितनी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कितनी इलिटरेसी बढ़ रही है, कितनी पॉवर्टी, कितनी बीमारियां, और कितनी तरह की सामाजिक तौर पे लोगों के अंदर पिछड़ापन है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे कोई देश आगे है, कोई पीछे है, या किसी एक कंट्री में भी कोई स्टेट आगे है, कोई पीछे है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर हम टेक्नो सिनिसिज्म की बात, उसका मतलब सिंपली ये होता है, थोड़ा सा नेगेटिव ये एस्पेक्ट की बात करते हैं, फिलॉसफी का आइडिया एक्चुअली। एंड ये लोग बिलीव करते हैं कि जो ये जैसा यूटोपियंस बिलीव करते थे कि इंटरनेट पूरा एजुकेशन को आसान कर रहा है, एजुकेशन की वजह से समाज में इक्वालिटी वगैरह आएगी और इक्वली सब तक एजुकेशन पहुंचेगा, ये थोड़ा उससे ऑपोजिट कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो ये इंटरनेट या वेब और ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करेंगी ना, कि कुछ लोगों के हाथ में पावर दे देंगी जो सब कुछ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि हमने कहीं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, और हमने उसको हेट करना शुरू कर दिया कि ये रीज़न था, बिना हम उसका एस्पेक्ट सुने। मान लीजिए कि वो बुरा ही इंसान है, उसने क्या किया, उसके पास पैसा है, पावर है, उसने हर जगह अपनी स्टोरी, अपनी चीज़ें ना पब्लिश करवाना शुरू कर दी, न्यूज़पेपर में सिर्फ उसके अच्छाइयों के आर्टिकल्स आ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सपेक्टिव बदलेगी। तो वो शायद उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंटरनेट या वेब के थ्रू इंसानों को हम मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं, हम प्रभावित कर सकते हैं इंसानों को, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो गया है एजुकेशन। अब देखिए आज के टाइम पे यूट्यूब तो खैर फ्री प्लेटफॉर्म है, पर यूट्यूब के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अवेलेबल है। बट आपको पता होगा कि वो फ्री नहीं है, अच्छा खासा 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ता है एक कोर्स लेना हो। इवन यूजीसी के कोर्सेज आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके लेते हैं तो 20,000, 30,000, 40,000 से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कॉमोडिफिकेशन भी हो रहा है। और ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि
जो वेब है या जो इंटरनेट है, वो जो एक्सेस है एजुकेशन का, वो कुछ खास सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करेगा। मतलब पहले के ज़माने में जिस तरीके था कि एजुकेशन तक कुछ ही लोग पहुंच पाते थे, वही सिचुएशन रहेगा इंटरनेट आए चाहे ना आए। मतलब इंटरनेट कुछ बेनिफिट नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आसान हो जाएगा। इक्वालिटी भी समाज में ये नहीं लाएगा इंटरनेट। एंड ना ही ये जो गैप है हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में, हैव्स और हैव्स नॉट का आइडिया कहाँ से आता है? कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से, कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैप है ना, कि जिसके पास सब कुछ है और एक इंसान के पास कुछ नहीं है, वो गैप नहीं कम होने वाला है टेक्नोलॉजी वगैरह से। एंड इस तरीके से ये बात करते हैं। कहीं ये भी बातें करते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं छोटी कंट्रीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करेंगी, उनको मॉनिटर करेंगी और एक तरीके से शोषित भी करेंगी जिनके पास टेक्नोलॉजी और पावर है। ठीक की बात, एक नोबल है, एक बहुत ही लीडिंग अमेरिकन और एक्सपर्ट समझ लीजिए हैं नोबल, और वो बात करते हैं, वो इसी ग्रुप से बात मतलब टेक्नो साइंसिज्म से ही स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। वो बात करते हैं कि जो ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमें मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को बहुत कमर्शलाइज कर रही हैं। ठीक है, जो चीज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके फील करते थे, वो आप शायद इंटरनेट पे फील ना करें। वहाँ से आप कई सारे लोगों से मिलते थे, क्लासेस में जाते थे, एक रूल एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि शायद ये जो हमें इंटरनेट पे मिल रहा है उससे मतलब मुश्किल हो जाएगी। और मान लीजिए कि कोई रिच है, सुपर रिच है, उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 50 ऐसे कोर्सेज में खुद को इनरोल कर लेगा, उसके पास 50 डिग्री होगी, आप शायद उतने लेवल के ना हो, और आप क्या उससे कंपटीशन कर पाएंगे? तो सिमिलर ये बातें कर रहे हैं। इवन ये लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि रेशियल डिवाइड भी है। ये अमेरिका वगैरह की स्टडी करते हैं, तो ऑफकोर्स अमेरिका के हैं तो करेंगे। तो वो बताते हैं कि रेस के अकॉर्डिंग, आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वहाँ पे रंग भेद का एक आइडिया चला आता है, वाइट लोग अपने आप को थोड़ा ऊपर या रिच समझते हैं, और वो हैं भी। तो इन्होंने स्टडी की है हॉफमैन ने एंड नोवाक ने 1998 में, और ठीक है, इन्हें पता चला कि 44% जो वाइट है और केवल 29% जो ब्लैक हैं, उनके घर में कंप्यूटर है 1997 वगैरह के टाइम पे। यानी वाइट जो, मतलब देखिए यहाँ पे भी रेस दिख रहा है आपको। आप सेम ये वाली केस स्टडी अगर हम भारत में भी करें तो आपको देखने को मिलेगा, जो अपर कास्ट है, जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, उनके घर पे आपको मिल जाएंगी ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी, जो कि लोअर कास्ट के नीचे नहीं, के यहाँ पे कम मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश हमें करते हैं।